अब ओवरऑल बैलेंस मींस कि बीओपी बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? करंट अकाउंट बैलेंस प्लस में कैपिटल अकाउंट बैलेंस। ठीक है, आपका जो भी करंट अकाउंट बैलेंस है या तो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर इसके कंपोनेंट गिवन होंगे। तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे? करंट अकाउंट बैलेंस, उसमें प्लस क्या कर देंगे? कैपिटल अकाउंट बैलेंस। और इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे, करंट अकाउंट बैलेंस प्लस में कैपिटल अकाउंट बैलेंस, तो जो भी वैल्यू हमारी आएगी वो हमारा क्या होगा? ओवरऑल बैलेंस, या जिसको आप बीओपी बैलेंस कह सकते हो। अब अगर करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस दोनों का आप एडिशन कर रहे हो और आपकी जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाए? 0, तो इट मींस हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा क्या है? बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस्ड का मतलब कि एक अकाउंटिंग ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितना हमारे यहाँ पे इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का, सेम उतना ही आउटफ्लो है। यानी कि हमारे ऑफिशियल रिजर्व पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि एक साल में जितना फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आया उतना ही बाहर चला गया। तो वो हमारा क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या होगा? बैलेंस्ड। कब होगा? जब हम करंट अकाउंट बैलेंस प्लस में कैपिटल अकाउंट बैलेंस दोनों का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उनका एडिशन करेंगे। अगर हमारी वैल्यू 0 आ रही है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस्ड है। अगर हम इन दोनों अकाउंट का, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, अगर हम इन दोनों का एडिशन करते हैं और हमारी वैल्यू कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं ये कहूंगी 100 आ गई, तो ये क्या शो करेगा? सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। यानी कि हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज का जो इनफ्लो है इज ग्रेटर देन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एक साल में हमारी कंट्री से जितना फॉरेन एक्सचेंज बाहर गया है उसकी बजाय जो फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आया है वो ज्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो सरप्लस होगा। और अगर इन दोनों अकाउंट को ऐड करने पर हमारी जो वैल्यू आ रही है, जो आंसर आ रहा है वो हमारा माइनस की वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव वैल्यू मीन्स कि एक अकाउंटिंग ईयर का हमारा फॉरेन एक्सचेंज का जो आउटफ्लो है इज ग्रेटर देन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि हमारे यहां से फॉरेन एक्सचेंज गया ज्यादा है और आया कम है। तो वो क्या शो करेगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। समझ में आ गया? फिर से बताऊं? निकिता, प्रिया, रोहित, एकता, आ गया मैम। आ गया ना? आ गया मैम। वेरी गुड। अब देखो बेटा, आपके इसमें एक तो आपको पता चल गया कि बैलेंस्ड कब होगा? जब 0 आ जाए, यानी कि दोनों इक्वल हो, रिसिप्ट और पेमेंट दोनों इक्वल है तो बैलेंस्ड है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इट मींस रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट कम है। डेफिसिट होने का मतलब कि पेमेंट ज्यादा है और रिसिप्ट कम है। ठीक है, आपकी बुक में 2 वर्ड और यूज कर रखे हैं, इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा क्या है? बैलेंस्ड है। 0 आ रहा है हमारा आंसर, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम या फिर बैलेंस्ड। और डिसइक्विलिब्रियम मींस कि या तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है या फिर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिसइक्विलिब्रियम। आ गया? प्रिया, रोहित, एकता? यस मैम। ठीक है बेटा। यस अब मेरे मैम। को ओके, अब देखो मेरे को ये बताओ कि आपने जो करंट अकाउंट का बैलेंस निकाला था वो कितना था आपका? 110। 110। तो यानी कि आप ये लगा लो कि आपका करंट अकाउंट, आपको बैलेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसमें आपकी ये बोरोइंग है और ये आपकी क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब इसके साथ आपको ये दे रखा है करंट अकाउंट बैलेंस। $110। तो मेरे को कैलकुलेट करके दिखा दो आप ओवरऑल बैलेंस बीओपी का कितना आएगा।
करंट अकाउंट बैलेंस आपका 110 है, बोरोइंग आपकी 100 है, फॉरेन 10 आएगा मैम। नेगेटिव -200 है, कितना आएगा? 10। वेरी गुड, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका है -100, यानी कि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो तो क्या है, नेगेटिव आइटम हो गया, माइनस में है, और करंट अकाउंट का आपका जो बैलेंस है वो कितना है, 110। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ लिख लो, करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, 110, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, -100। इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो ये वैल्यू हमारी प्लस की है, ये हमारी माइनस की है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10। अब 10 मीन्स हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा सरप्लस है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज ग्रेटर देन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हाँ जी, कैलकुलेट कर लोगे ओवरऑल बैलेंस? किसी को प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लो। हाँ जी, आ गया। करंट अकाउंट बैलेंस कैलकुलेट करना, कैपिटल अकाउंट बैलेंस कैलकुलेट करना, और ओवरऑल बैलेंस कैलकुलेट करना। आगे करवा दूं ना कोमल? या करवा दो मैम। यस मैम। अब देखो, नेक्स्ट आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसमें आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी। सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, क्या आप अपनी मर्जी से बता सकते हो कि मतलब अगर सिग्निफिकेंस पूछ लें कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इससे हमें क्या पता चलता है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है बैलेंस ऑफ पेमेंट से? कोमल, नितिका, तरुण, बेटा बता सकते हो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी स्टेटमेंट है, उसमें हम किस चीज की स्टेटमेंट है वो? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द, कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, क्या बेटा? कितना एक्सपोर्ट हुआ और कितना इंपोर्ट हुआ कंट्री वेरी में। गुड। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो आप ये बता सकते हो कि जो भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इससे हमें हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस पता चलती है, ठीक है? यानी कि अगर हमारी कंट्री में इनफ्लो ज्यादा हो रहा है तो अच्छी बात है, इट मींस कि हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट, हमारी जो चीजें वो बाहर सेल ज्यादा हो रही है, या फिर हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि बोरोइंग ज्यादा हो, क्योंकि बोरोइंग भी तो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है ना, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट तो आप ये एक्सप्लेन करोगे कि जो भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इससे हमें क्या पता चलता है, परफॉर्मेंस ऑफ आवर कंट्री। परफॉर्मेंस मींस कि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है या इंपोर्ट ज्यादा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम दूसरी कंट्रीज में ज्यादा कर रहे हैं या दूसरी कंट्रीज हमारे यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, सर्विसेज का हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा है। तो जो भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो कंपोनेंट है, उनसे हमें क्या पता चलता है, परफॉर्मेंस ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद देखो, आप इसके कंपोनेंट ले लो, जो मेन कंपोनेंट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब देखो, जो करंट अकाउंट में, इसमें सबसे पहला जो आपका कंपोनेंट है वो आपका कौन सा है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और इसमें जो दूसरा हमारा कंपोनेंट है वो हमारा है फैक्टर सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। तो आप मेरे को ये बताओ, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ये हमारे एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है या नहीं है? है मैम। है ना? जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, देखो जब भी ये आपने पहले भी जो आपका नेशनल इनकम वाला चैप्टर है, उसमें भी जो हमारा थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें भी हम एक्सपोर्ट को प्लस करते हैं और इंपोर्ट को लेस करते हैं। या फिर अभी जो हमने एक चैप्टर किया था उसमें जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड हमारे किसके इक्वल है,
C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ठीक है, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इससे हमें क्या पता चलता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट क्या है, इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट है हमारा गुड्स का उसको हम ऐड करते हैं और जो इंपोर्ट है उसको हम लेस करते हैं। ठीक है, तो एक तो हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट से पता चलता है क्या, डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जो हमारा इंपोर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। अब आप मेरे को ये बताओ कि जो एग्रीगेट डिमांड है, अगर मान लो हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाए तो हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी या नहीं होगी, होगी ना, होगी अगर नहीं। हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाए तो इट मींस एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजेस, ये भी इंक्रीज होगी, यानी कि अगर एक्सपोर्ट बढ़ गए मींस एग्रीगेट डिमांड हमारी इंक्रीज हो गई। और हमने प्रीवियस चैप्टर्स में क्या पढ़ा है कि जैसे जैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे तो यानी कि प्रोडक्शन होगा, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो उनकी इनकम इंक्रीज होगी, और अगर इनकम इंक्रीज होगी तो फिर से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं तो इट मींस हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है, और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने का मतलब कि हमारी जो जीडीपी है, हमारा जो गुड्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि एक कंट्री का एक साल का जो टोटल प्रोडक्शन है गुड्स और सर्विसेज का, वो हमारा इंक्रीज होगा। ऐसे ही अगर हम कहें कि हमारे इंपोर्ट ज्यादा है, अगर हमारे इंपोर्ट ज्यादा है तो इट मींस कि हमारी एग्रीगेट डिमांड कम होगी। ठीक है, और एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है ये हमारा इंपोर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का, और ये हमें किसके थ्रू पता चल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू। हाँ जी, आगे फिर से एक्सप्लेन करूं, प्रिया, कोमल, रोहित, तरुण, बेटा आ गया मैम। ठीक है। अब बेटा इसके बाद देखो आपका क्या है, फैक्टर सर्विसेज है। अब मेरे को ये बताओ, फैक्टर सर्विसेज आपने पढ़ा है कभी नेशनल इनकम में, आपके जो सेकंड थर्ड चैप्टर थे उसमें आपने फैक्टर सर्विसेज पढ़ा है? अगर आपको ध्यान हो तो इन शॉर्ट कि जो भी हमारे डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम ऐड कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर हम जीडीपी यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम ऐड कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है या हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट में। और ये हमें किससे पता चल रहा है कि फैक्टर इनकम कितनी है, ये हमें किससे पता चल रहा है, बीओपी से। तो इसमें हमें यही एक्सप्लेन करना है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नेशनल इनकम का, और ये हमें किससे पता चल रहा है, बीओपी से। क्योंकि जो भी हमारी डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम मींस कि हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो हमारी कंट्री के लोगों ने किया हो चाहे वो फॉरेनर्स ने किया हो। और नेशनल इनकम क्या है, इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि इसमें हमारे यहाँ पे जो बाहर के लोग रह रहे हैं उनकी इनकम को हम लेस कर देंगे, और हमारे जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं और वो यहाँ पे अपनी इनकम को भेज रहे हैं उसको हम ऐड कर देंगे। डोमेस्टिक इनकम को जब हम नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें हम ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और ये फैक्टर इनकम हमें किससे पता चलती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से, क्योंकि जो हमारा फैक्टर सर्विसेज वाला जो कंपोनेंट है वो हमारा करंट अकाउंट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आगे आइए फिर से एक्सप्लेन करूं, कोमल, प्रिया, तरुण, रोहित।
आ गया मैम। मैम एक बार फिर से बता दो। देखो बेटा, ये वैसे तो मेरे को पता नहीं आपको ये चैप्टर आता है कि नहीं आता, कराऊंगी मैं आपको, अभी कराऊंगी। जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है, ये आपने वर्ड तो सुने होंगे ना, एक तो हमारा जीडीपी होता है और एक हमारी नेशनल इनकम है, ठीक है। तो जो हमारा जीडीपी है, जिसको कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, तो जो हमारा जीडीपी कह लो आप एक तरह से, ये वर्ड तो हम बहुत बार यूज करते हैं। जीडीपी मीन्स कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारा क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या डोमेस्टिक मनी की फॉर्म में कहें तो डोमेस्टिक इनकम कह लो। गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू के टर्म में कहें तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और अगर हम इनकम की फॉर्म में कहें तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम है। वैसे प्रोडक्ट आपका मार्केट प्राइस पे होता है और इनकम आपकी फैक्टर कॉस्ट पे होती है, लेकिन ये बातें हम बाद में करेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी हमारी डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, जब हम उसको नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, या डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं। यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम माइनस करते हैं, और फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड का अगर डिफरेंस गिवन है तो उसके आगे हम नेट वर्ड लगा देते हैं। मींस कि जो भी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसको हम ऐड करेंगे, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो बाहर फैक्टर इनकम का पैसा जा रहा है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, उसको हम लेस करेंगे, और दोनों का अगर डिफरेंस है तो क्या वर्ड है, नेट। अब नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें कहां से पता चलेगी, किससे पता चलती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। तो हमें सिर्फ यही बताना है कि जो हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये हमें किससे पता चलता है, बीओपी से, और ये हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नेशनल इनकम का, कि नेशनल इनकम जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो फैक्टर इनकम को हम ऐड करते हैं। आ गया या फिर से बताऊं? आ गया मैम। ठीक है। अब देखो बेटा, जो आपके कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट के आपके मेन कंपोनेंट कौन से हैं, बोरोइंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, इसके हमारे मेन कंपोनेंट कौन से हैं, एक तो हमारी बोरोइंग है और दूसरी हमारी क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखो, अगर हमारी बोरोइंग ज्यादा है तो उससे क्या पता चलता है, हमारी बैकवर्डनेस का या हमारी गुड फाइनेंशियल हेल्थ का। अगर हमारी बोरोइंग ज्यादा है मींस हम फॉरेन कंट्रीज से ज्यादा उधार ले रहे हैं, बैकवर्डनेस का, बैकवर्डनेस, तो हमें यही बताना है कि जो बोरोइंग है, अगर हमारी जो बोरोइंग है ज्यादा है तो इट मींस इट शोज, बोरोइंग ऑफ आवर कंट्री शोज बैकवर्डनेस ऑफ आवर कंट्री, कि अगर हमारी बोरोइंग ज्यादा है तो ये क्या शो करती है, बैकवर्डनेस, मींस कि हमारी कंट्री में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही, क्योंकि अगर हमारी डेवलपमेंट होती तो हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होते, ठीक है, और अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इट मींस हमारी कंट्री में लोगों की इनकम ज्यादा है, तो अगर हमारी गवर्नमेंट की रिसिप्ट ज्यादा है तो उसको बोरो करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर हमारी बोरोइंग ज्यादा है तो ये क्या शो करती है, बैकवर्डनेस ऑफ आवर इकोनॉमी। ऐसे ही अगर हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो ये क्या शो कर रहा है कि हमारे यहाँ पे मार्केट पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है। क्योंकि देखो फॉरेन जो कंट्रीज है वो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कब करेंगी, जब उनको फायदा होगा, और किसी भी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। तो अगर हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है इट मींस हमारे यहाँ पे मार्केट पोटेंशियल्स अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यानी कि जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे शुरू होंगी तो वो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनाएंगी उनके लिए मार्केट यहाँ पे अच्छा है, डिमांड उनके प्रोडक्ट की ज्यादा होगी। और अगर हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम है तो वो क्या शो करती है कि हमारे यहाँ पे जो टैक्स लॉ है वो हार्ड है, यानी कि गवर्नमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मोटिवेट नहीं कर रही, वो उन पे ज्यादा टैक्स रेट लगा रही है, तो इसलिए वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, या फिर हमारे यहाँ पे ज्यादा मार्केट पोटेंशियल नहीं है कि वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो उनको लॉस होगा, क्योंकि डिमांड नहीं है हमारी इकोनॉमी में।
तो आपको जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उनको ध्यान में रख के आपको एक्सप्लेन करना है। फिर से बताऊं सिग्निफिकेंस। सबसे पहला पॉइंट कि जो बीओपी है वो क्या शो करता है, परफॉर्मेंस ऑफ आवर इकोनॉमी। उसके बाद हमारा जो करंट अकाउंट का जो पहला हमारा कंपोनेंट है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, उससे हमें क्या पता चलता है, जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है वो हमारी एग्रीगेट डिमांड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है इट मींस हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है, और अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी इट मींस हमारी कंट्री का जीडीपी भी इंक्रीज होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फैक्टर इनकम, यानी कि जो फैक्टर सर्विसेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, कि काम करने के बदले में हमें जो फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, या फिर हम दूसरी कंट्री से अगर फैक्टर सर्विसेज ले रहे हैं और बदले में फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट कर रहे हैं, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वो भी जब हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है, जब हम उसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करते हैं तो हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जो फैक्टर सर्विसेज है वो हमारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नेशनल इनकम का। ऐसे जो हमारी बोरोइंग है, बोरोइंग क्या शो करती है, हमारी इकोनॉमी की बैकवर्डनेस। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है तो इट मींस हमारे यहाँ पे मार्केट पोटेंशियल्स अच्छी है। और अगर हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम है तो इट मींस कि हमारी जो, या तो उनको हम अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, या फिर हमारे यहाँ पे डिमांड नहीं है, लोगों की इनकम नहीं होगी तो वो डिमांड नहीं करेंगे तो दूसरी कंट्रीज क्यों इन्वेस्ट करेंगी। या फिर हो सकता है कि हमारी गवर्नमेंट जो टैक्स लॉज है वो हार्ड बना रही है, मींस उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा रही है। अगर गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाएगी तो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे कम होगी। और इसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग को देखते हुए गवर्नमेंट को अपनी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी भी वो इम्प्लीमेंट करती है। हाँ ममता बोलो बेटा क्या कह रहे हो। कुछ नहीं मैम। हाँ नितिका, कोमल कुछ पूछना है सिग्निफिकेंस में। प्रिया मैम एक बार दोबारा बताना ये। सारे पॉइंट दोबारा बताऊं। देखो कोमल, सिग्निफिकेंस में सबसे पहले तो आप ये नहीं बताओगे मैम कि ये जो भी, हाँ बोलो क्या कह रही हो कोमल, क्वेश्चन बोलो अपना। ये बोरोइंग वाला। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाला, अच्छा कोमल ये बताओ आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करोगे, कहीं बोरोइंग भी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों। बोरोइंग पे देखो, जो आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, अगर हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो कोमल आप बताओ, आप अपना कहीं भी बिजनेस शुरू करोगी तो आप कहाँ पे करना चाहोगी, जहां पे आपको सारी फैसिलिटीज मिले, यानी कि जहां पे रॉ मटेरियल भी इजीली मिल जाए, जहां पे रोड भी अच्छे हो, ट्रांसपोर्ट भी हो, इलेक्ट्रिसिटी भी हो, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। या फिर आप वहां पे बिजनेस शुरू करोगे जहां पे गवर्नमेंट आपको, जो हमने पहले भी पढ़ा था गवर्नमेंट बजट में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स सेज, कि यानी कि कुछ एरिया ऐसे गवर्नमेंट डिफाइन कर दे कि अगर आप इन एरियाज में अपना इंडस्ट्री शुरू करोगे तो आपको टैक्स में छूट मिलेगी। तो आपको कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा मिल जाए, या फिर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर दे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी आपको सब्सिडी पे प्रोवाइड कर दे, या फिर आपको टैक्स में वो छूट दे दे कि इन एरियाज में आप अपना बिजनेस शुरू करो, आपको 3 साल टैक्स पे नहीं करना, आप वहीं पे अपना बिजनेस शुरू करोगी ना। तो ऐसा ही फॉरेन इन्वेस्टमेंट के केस में है कि जो फॉरेन वाले हैं वो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कब करेंगे, कि या तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, या फिर हमारी गवर्नमेंट उनको टैक्स में छूट दे रही है, या फिर उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रही। तो इट मींस कि अगर हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो ये शो करती है कि हमारे यहाँ पे मार्केट पोटेंशियल्स ज्यादा है, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलेगा, या टैक्स में छूट मिलेगी, या फिर उनको ये लगता है कि हाँ हमारे यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, लोगों की इनकम अच्छी है, और जो जिस चीज का वो बिजनेस करेंगे लोग खरीदेंगे, क्योंकि फॉरेन वाले तभी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना जब उनको प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट किस केस में होगा, या तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि ठीक है वो जैसे बिजनेस शुरू करेंगे उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही है, या फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट टैक्स में छूट दे दे, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ही ना लगाए कि आप फ्री हो और आप यहाँ पे जो भी अपनी मर्जी से जो भी रूल रेगुलेशन बनाना चाहो। आ रहा है को मैं समझ में।
और अगर हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम है, मैम हाँ बोलो कोमल, फिर से बताऊं? आ गया मैम, आ ये गया? तो और आ अगर गया हमारे मैम। यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम है, तो कम कम होने का क्या मतलब है कि या तो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, या फिर गवर्नमेंट ने टैक्स लॉज ऐसे बना रखे हैं कि उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दे। जब ज्यादा टैक्स लगाएगी तो देखो, हमने सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ा है कि अगर ज्यादा टैक्स लगाती है तो उनको नुकसान है, तो वो क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्योंकि जब जब हमारी गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लगाएगी तो वो टैक्स और चार्ज तो हम लोगों से ही करेंगे, तो वो उनके प्राइस ज्यादा होंगे, और जब उनके प्राइस ज्यादा होंगे तो हम उनकी बनी हुई चीजों को क्यों खरीदेंगे, हम अपनी चीजों को खरीदेंगे। तो जो भी मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के आपके कंपोनेंट है, एक एक कंपोनेंट को उठाओ और उनके बेस पे आपने ये जितने चैप्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, तो उनके बेस पे आपको एक्सप्लेन करना है। और अब जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ध्यान से सुनना, जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है, तो देखो फॉरेन वाले जब हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो फॉरेन करेंसी तो ले आएंगे, लेकिन फिर उस फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज में भी कन्वर्ट कराना पड़ेगा ना उनको, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो हमारे रुपीज ही चलेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारी इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी उसी के अकॉर्डिंग, कि हमारे यहाँ पे रुपीज में कि मनी की सप्लाई ज्यादा है तो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें। और ऐसे ही अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे कम है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, फिस्कल पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? फिस्कल पॉलिसी में वो टैक्स रेट, यानी कि अगर वो टैक्स रेट कम कर दे या उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर दे तो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी। तो जो बीओपी है इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को अपनी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। हाँ जी, एनी डाउट? नितिन, प्रिया, तरुण, ममता, कुलदीप, बेटा किसी को भी है तो बोलो। नो मैम। अच्छा, अब इसके बाद देखो डिफरेंस है। अब डिफरेंस आप लोग बताओगे मेरे को, क्योंकि हम पूरा चैप्टर कर चुके हैं, इसमें आपके सिर्फ डिफरेंस रह रहे हैं। वैसे इसमें आपका जो बीओपी डेफिसिट है ना, वो आपके सिलेबस से हट चुका है, लेकिन बीओपी डेफिसिट में आपका सिर्फ एक मीनिंग ही दे रखा है, पूरा चैप्टर समझने के लिए वो आपको आना भी चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका डिफरेंस है। पहले तो ये बताओ, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग, इनमें आपको कोई कंफ्यूजन है या आ गया? आ गया मैम। अब देखो मेरे को ये बताओ, एक तो आपका है करंट अकाउंट बीओपी और दूसरा आपका है कैपिटल अकाउंट बीओपी। पहला डिफरेंस क्या बताऊं उसमें, क्या बताओगी प्रिया? करंट अकाउंट बीओपी एंड कैपिटल अकाउंट बीओपी में फर्स्ट डिफरेंस क्या बता सकती हो? मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं? सबसे पहले में तो आप मीनिंग लिख दो। मीनिंग क्या है? करंट अकाउंट बीओपी किन ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करता है? विच डू नॉट इम्पैक्ट एसेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ये जो करंट अकाउंट ऑफ बीओपी है उन सभी ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करता है जिससे हमारी कंट्री की एसेट लायबिलिटी स्टेटस पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। ना तो एसेट इंक्रीज और डिक्रीज होती, ना ही लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती। जो कैपिटल अकाउंट बीओपी है, कैपिटल अकाउंट इंक्लूड those monetary transactions which impact asset liability status of a country with rest of the world। यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जिससे या तो एसेट इंक्रीज और डिक्रीज हो या फिर लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो। मीनिंग तो सबको आता है मेरे ख्याल से, अगर किसी को डाउट है तो बेटा पूछ लो। कुलदीप, प्रिया, यस मैम। मीनिंग तो आता है ना आपको? इसके बाद बताओ आप मेरे को इसमें क्या एक्सप्लेन करोगे। अब देखो जो करंट अकाउंट ऑफ बीओपी है इससे हमारी कंट्री की एसेट और लायबिलिटी स्टेटस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो क्या फ्यूचर के लिए बर्डन अराइज होंगे हमारी कंट्री के, यानी कि फ्यूचर में हमें कोई पेमेंट करनी पड़ेगी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की वजह से, कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी हमारी?
निकिता? नो मैम। नहीं होगी नो ना? मैम। हाँ, और इससे तो होगी, क्योंकि हमारा मेन कंपोनेंट क्या है? बोरोइंग और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये जो ट्रांजैक्शंस है, इससे क्या होता है? हमारी लायबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट होता है, यानी कि फ्यूचर के लिए बर्डन अराइज हो जाता है। किनसे? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस से। इसके बाद सेकंड नंबर पे इसके कंपोनेंट लिख दो आप। करंट अकाउंट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? एक तो क्या क्या लिखो? विजिबल ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ, विजिबल और इनविजिबल हाँ, या फिर ऐसे लिख और दो करंट विजिबल और इनविजिबल बैलेंस। हम इसमें इंक्लूड करते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और सर्विसेज में हमारे कौन से इंक्लूड है? फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। और तीसरा कौन सा है? करंट ट्रांसफर। कैपिटल अकाउंट बीओपी के कौन से कंपोनेंट है? नाम लिख दो सबके। बोरोइंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एनआरआई डिपॉजिट, एनआरआई डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म बैंकिंग ट्रेड कैपिटल, क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट। ठीक है, ठीक है। अब देखो, हमने जो बीओपी के सिग्निफिकेंस पढ़े हैं, उसमें आप ये लगा लो कि करंट अकाउंट के कौन से कंपोनेंट हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया एक तो, ठीक है। तो जो हमने सिग्निफिकेंस में पढ़ा है वही आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें मैंने आपको 3 सिग्निफिकेंस बताए थे करंट अकाउंट के। फर्स्ट, फिर से सुन लो एक बार, जो हमने बीओपी के सिग्निफिकेंस पढ़े हैं उन्हीं में से फिर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के हमने अलग अलग कर दिए। तो फर्स्ट जो सिग्निफिकेंस था वो क्या था? कि जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, ये हमारा किसका कंपोनेंट है? एग्रीगेट डिमांड का, ठीक है। और ये क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का इंपोर्टेंट कंपोनेंट है, तो इससे हमारी जीडीपी के ऊपर इंपैक्ट होता है। और इसका पहला कंपोनेंट आप ले लो बोरोइंग। तो मेरे को ये बताओ कि जो बोरोइंग है, क्या ये हमारे एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ जी। जो आपका एग्रीगेट डिमांड है उसके जो कंपोनेंट है, देखो एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्या इसमें कहीं पे बोरोइंग है? नो मैम। नहीं है ना बोरोइंग? हाँ, तो हम यही कहेंगे कि जो कैपिटल अकाउंट के जो कंपोनेंट है वो हमारी एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट नहीं है। यानी कि जो भी आपके कैपिटल अकाउंट के जो भी आइटम्स हैं, दे डू नॉट डायरेक्टली इंपैक्ट ऑन जीडीपी, क्योंकि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है ये तो हमारे एग्रीगेट डिमांड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो इससे वो हमारे जीडीपी को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। और जो कैपिटल अकाउंट के आइटम्स हैं वो हमारे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट नहीं है, इसीलिए दे डू नॉट डायरेक्टली इंपैक्ट जीडीपी ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। आगे फिर से बताऊं? प्रिया, कोमल, Yes, नितिका, ma'am. तरुण, कुलदीप, आ गया मैम। ठीक है। इसके अलावा और क्या बता सकते हो आप? कि जो हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, इसका तो दूसरा कंपोनेंट कौन सा हो गया? फैक्टर सर्विसेज वाला। कि जो भी हमारा करंट अकाउंट में है, इससे हमें क्या पता चलता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये क्या है? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि जब भी हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ गया दूसरा, या फिर से एक्सप्लेन करूं? आ गया मैम। ठीक है। अब इसका दूसरा कौन सा है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमने जो उसकी परफॉर्मेंस में पढ़ा था बीओपी की सिग्निफिकेंस में, कि अगर हमारे यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है, तो इट मींस वो क्या शो कर रही है? आर मार्केट पोटेंशियल। और अगर हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम है तो वो क्या शो करेगी? कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसने हार्ड टैक्स लॉज बनाए हैं फॉर फॉरेन कंट्रीज। यानी कि इसके सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट कंपोनेंट उठाने हैं
और इन कंपोनेंट के जो सिग्निफिकेंस हमने बीओपी सिग्निफिकेंस में पढ़ा था उसी को अलग अलग कर दो, करंट वाले करंट में लिख दो और कैपिटल वाले कैपिटल में लिख दो। फिर से बताऊं, देखो इसमें 3 सिग्निफिकेंस कौन से बताए मैंने। पहला तो ये कि जो एग्रीगेट डिमांड है ये हमारे सॉरी जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है ये हमारे एग्रीगेट डिमांड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, फर्स्ट सिग्निफिकेंस। सेकंड, क्योंकि ये हमारे एग्रीगेट डिमांड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है तो इट इंपैक्ट आर जीडीपी, दूसरा सिग्निफिकेंस। तीसरा, इससे हमें पता चलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और वो हमारी नेशनल इनकम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में 3 सिग्निफिकेंस कौन से बताए हैं कि अगर हमारी कंट्री की बोरोइंग ज्यादा है तो वो क्या शो करती है, बैकवर्डनेस ऑफ आवर इकोनॉमी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हमारी कंट्री में ज्यादा है तो वो हमारी मार्केट पोटेंशियल को शो कर रही है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम है तो इट मींस हमारी जो गवर्नमेंट है उसने हार्ड टैक्स लॉज बनाए हैं फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। और थर्ड पॉइंट कि जो कैपिटल अकाउंट के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट नहीं है, एग्रीगेट डिमांड में कहीं भी नहीं आ रहे फॉरेन ये बोरोइंग। तो इट मींस कि जो कैपिटल अकाउंट के जो आइटम्स है दे डू नॉट डायरेक्टली इंपैक्ट ऑन आवर जीडीपी। डिफरेंस फिर से एक्सप्लेन करूं कि आ गई निकिता? आ गया मैम। आ गया ना बेटा? वही है जो सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी पढ़ना ध्यान से। फिर उसमें से आप पहले ये ध्यान रखना कि ये जो सिग्निफिकेंस है ये हमारे करंट अकाउंट से रिलेटेड है तो आप इसमें एक्सप्लेन कर दो, ये कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है तो ये आप इसमें एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, इसके बाद बेटा और किसी को प्रॉब्लम है? देखो आप क्लास में सारे स्टूडेंट हो, भिक्षा एकता जो